एक साल, कई फैसले, एक नई दिशा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल देश के लिए आर्थिक रूप से टर्निंग पॉइंट बन गया। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और वित्तीय घाटा काबू में है, ग्रोथ ट्रैक पर है। बाजार के लिहाज से देखें तो निवेशकों को ठीक ठाक कमाई हुई है, लेकिन अब आगे किन फैसलों पर बाजार की होगी नज़र, किन रिफॉर्म से शेयर बाजार में बन सकते हैं मल्टीबैगर, किस तरह से इकोनॉमी करेगी मजबूत प्रदर्शन, और अगले 4 साल में क्या होगा सरकार का एजेंडा, जिससे कि देश को और आगे बढ़ाने में मिले मदद। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे स्पेशल शो मोदी 3.0 घाटा कम ग्रोथ हीरो, एक बेहद खास मेहमान से करवाते हैं मुलाकात। कुल मिलाकर 11 साल और तीसरे कार्यकाल का पहला साल। जी हाँ, मोदी 3.0। और इस कार्यकाल में क्या कुछ खास हुआ है और क्या कुछ खास होने की उम्मीद रखी जाए, बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी और इकोनॉमी और कितनी मजबूत होगी, ये सब आप जानना चाहते हैं। और बाजार के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। देखते देखते मोदी जी को 11 साल हो गए, 11 साल देश की बागडोर संभाले हुए। क्या कुछ खास बदला है आपको लगता है इन 11 सालों में, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाओ? 11 साल बहुत लंबा समय होता है एंड एक्चुअली एक होपलेस का माहौल था उस समय। एक जो मतलब थोड़ा पेसिमिस्टिक माहौल था, मतलब ऐसा कोई नथिंग कैन हैपन, कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे मतलब पूरा जो एक ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस हाँ टाइप, वो शब्द चलता था। हाँ वो सब वो वर्ड चलता था, पॉलिसी पैरालिसिस, उस टाइप का एक निराशा का माहौल था। और आज एकदम अपोजिट है, बहुत ऑप्टिमिज्म है। मतलब जो एक हम कर डालेंगे, सब कुछ हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, उस टाइप का एक्चुअली वो ऐसा माहौल है। राइट, सो जो ऑप्टिमिस्टिक माहौल है उसमें सब कुछ हो सकता है। करेक्ट है ना। सो एंड स्टॉक मार्केट हैज बूम्ड, यू नो। सो एक्चुअली इकोनॉमिक बूम उतना बड़ा नहीं हुआ है। आप यदि जीडीपी ग्रोथ का पैरामीटर समझे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं हुआ है, 6-7% से हुआ है। अभी लास्ट ईयर भी ऐसा थोड़ा म्यूटेड ही रहा है जी। लेकिन जो उसके लिए जो ऑप्टिमिज्म है कि आगे बहुत कुछ हो सकता है, जैसे फोर्थ पावर है, फोर्थ इकोनॉमिक पावर है, दैट कैन बिकम थर्ड। नाउ ये जो ओम सुंदरी और जो ऑपरेशंस हुए हैं उससे मतलब जो डिसेसिव ऑपरेशंस हुए हैं उससे एक राइज ऑफ इंडिया एज अ पावर, यू नो, एज अ सुपर पावर, एज अ थर्ड सुपर पावर, मतलब अमेरिका, चाइना, एक इंडिया इज ऑल्सो कमिंग अप। अब मैं देखता हूँ कि आगे जैसे आपका 4 से 8 ट्रिलियन हो जाएगा अगले 6-7 साल में, राइट, 2030-2032 तक में। तो ये जो जर्नी है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अब देखिए आप तो 8 ट्रिलियन हो आगे, आपके जितने डिफेंस सप्लायर हैं यूरोप के सब दे आर 1.5-2.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इवन रशिया इज 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर। करेक्ट। तो मतलब क्लियरली एन 8-10 ट्रिलियन डॉलर एस्पिरेशनल कंट्री को अदर्स शुड नॉट बी सप्लाइंग देयर की एलिमेंट्स। सो मेरे को लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट change which this government has brought is that आत्मनिर्भरता in defense। डिफेंस में पूरी तरह से हम खुद बना आत्मनिर्भरता का रहे जो एक डिटर्मिनेशन है, भाई कितना नहीं, पता नहीं कितना एक्चुअली प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक हो रहा है, बट जो डिटर्मिनेशन दिख रहा है और हर चीज़ यहीं बनेगा, इस टाइप का जो माहौल बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा मतलब बदलाव है वो एक्चुअली। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों कार्यकाल के मुकाबले में सीटें बहुत कम आई है बीजेपी को, सबसे कम आई रादर पिछले दोनों। और शुरुआत में ऐसा भी लोग सोचते थे गए ये तो बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट वाली सिचुएशन फिर से आ रही है 10 साल बाद। और 1 साल बाद आपको याद भी है कि ऐसा कुछ कि कहीं कोई दूर दूर तक ऐसा लगता है कि ये मजबूती वाली नहीं, मजबूरी वाली सरकार है। नहीं, वो उस समय भी जब मैंडेट आया तो ऑफ कोर्स आई वाज डिसअपॉइंटेड। हाँ, आई वाज थिंकिंग 5-10 सीट तो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, करेक्ट, लेकिन कम आया थोड़ा। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ, क्योंकि दूसरे साइड देखो तो कोई है ही नहीं। सो ऐसा नहीं कि एकदम संगठित पूरा एक फुल वेल लेड दूसरा पार्टी या सिंगल पार्टी, तो वो रोज ट्रबल खेल के वो खुद ही बिखरे हुए हैं बहुत। तो मेरे ख्याल से इनका जो बेस था वो बहुत कंसोलिडेट था, बड़ा था, और कॉलिशन के साथ में तो पूरा मेजॉरिटी था ही। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसा मतलब उस समय भी लगता था कि
थिंग्स विल बी गुड स्टेबल। मेरे को उतना डर नहीं लगा था मैंडेट के बाद भी। यानी कि कोalition गवर्नमेंट भी आप मजबूती के साथ चला सकते हैं। ये पिछले 1 साल में हमने देखा है। पिछले 11 साल में पैसे तो बहुत बने। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना है मुझे। आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे पैसे बने। कितना आपका या मार्केट का योगदान है, कितना मोदी जी का है इसमें? अभी ये तो करने का बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो देखिए, जो आदमी वहाँ बैठा ना उसको क्रेडिट मिलता है, समझे ना। सो आई डोंट थिंक यू कैन टेक अवे द क्रेडिट ऑफ द करंट गवर्नमेंट बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो नेबरहुड से प्रॉब्लम है, डिफेंस से प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स है, जैसे माओइस्ट प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में जहाँ से मैं आता हूँ, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सो देर आर प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी है एंड पॉपुलेशन इज, तो बहुत कई प्रॉब्लम। उसमें चलाना इस कंट्री को एकदम कोहेसिव में, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब जो अच्छा गवर्नेंस देना, जो इस गवर्नमेंट की प्रॉमिस है शुरू से, बीजेपी गवर्नमेंट की वही प्रॉमिस है कि विल गिव अ गुड गवर्नेंस, है ना। बिकॉज द गवर्नेंस वाज नॉट ग्रेट मेरे ख्याल से उसके पहले। दैट उनका समझना था कि भाई विल गिव अ वेरी अथॉरिटेटिव गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस टू द इकोनॉमी। वो मेरे ख्याल से उन्होंने किया है टू द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी, दे हैव डन दैट। तो वो एक बदलाव जरूर है। और उसी वही जो निराशा की भावना थी वही ऑप्टिमिज्म में दिया है। और मेरे लगता है अब जो माहौल बन रहा है, फिर अब देखिए, अब जो आगे देखने की कोशिश करो तो क्या फोर्सेस हैं, कहाँ पर से टेल विंड आ सकता है। इसी कंट्री यूर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब आप टेल विंडेड कंट्री तो हो ही भाई। आप पूरे विश्व में मतलब लार्जर इकोनॉमी में भी आप सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग, अच्छा है 6.5-7% से ग्रो हो रहा है। तो दैट इट सेल्फ इज टेल विंड, बट कैन इट गो टू 8-8.5? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है उससे ऐसा लगा कि मतलब एक तूफान खड़ा हो रहा है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी है। आपका बेस है 4 ट्रिलियन का, तो आपके पास सेविंग्स है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका फॉरेक्स है 700 बिलियन का। फिर उसके बाद क्या देखिए, आपका जो सर्विस इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। थर्ड, अब देखिए, जो ऑयल का एक प्रॉब्लम था, जो परमानेंटली परसिस्टेंटली $100, $80, $90, तो 70-80% आपका ऑयल इंपोर्ट है। करेक्ट। दैट सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल। मतलब मेरे को लग रहा है कि जो अभी सिचुएशन है, मार्केट इज ओवर सप्लाइड, उसके ऊपर से सऊदी अरबिया और सप्लाई देने तैयार है, क्योंकि दे डोंट वांट, मेरे को जो समझ है, दे डोंट वांट शेल ऑयल टू बिकम बिगर, बिकॉज शेल ऑयल बढ़ेगा तो सऊदी अरबिया को कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया ये बोल रहा है कि भाई $65 उनका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो $65 में मैं ही सप्लाई करता हूँ जितना चाहिए, मुझसे ले लो। तो मेरे को लग रहा है कि यदि ऑयल यदि 65 के आसपास रहता है, से 65 को लो समझो, 75 को हाई समझो, 70 का एवरेज, आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, वेरी स्वीट स्पॉट। अच्छा, उससे क्या होता है, जैसे एनर्जी प्राइस कम होता है, कोल का दाम कम होता है, पेट कोक का दाम कम होता है, सब पेट्रोकेमिकल का दाम कम होगा, सब रॉ मटेरियल का दाम कम होंगे। सो पूरा का पूरा डिफ्लेशनरी, महंगाई भी कम होने में बड़ा कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कच्चा तेल कम होने से महंगाई पर भी, वही ना, उसी का हम बोल रहा हूँ, पूरा इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन नीचे आया, आपका रेट कट होंगे, रेट कट होगा तो फिर जो कंजम्पशन बास्केट जो है, जो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर कम है, उसके ऊपर भी इजाफा आएगा। तो मुझे लगता है जो अभी रेट कट किया गवर्नर साहब ने भी लास्ट वीक में, जी, उसका सबका इफेक्ट 3-4-5 महीने सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, यही बोल रहा हूँ मैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि बाई चांस यदि $65 रहा, सबसे पहला कट तो उनको पेट्रोल डीजल में ही करना चाहिए। अब वो कब आएगा, कितना आएगा, वो थोड़ा समझने का मुश्किल है। वो भी इमीडिएटली असर डालेगा, पक्का डालेगा। 1 साल हो गया, अब 4 साल और बाकी है। इकोनॉमी के लिहाज से, बाजार के लिहाज से इस सरकार को अगले 4 साल में क्या कुछ खास करना चाहिए? ये कॉम्प्लेक्स मामला है। मतलब भाई हमको तो क्या इकोनॉमिक हिसाब से समझ में आता है कि आई थिंक इट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू पुश द ग्रोथ, नॉट टू मच। 9-10 नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा 7 वाले को 8 कर डालो, मतलब 8-8.5 हो गया, बहुत है। 8-8.5 भी बहुत ज़्यादा है। एवरी 0.5% इज मैसिव। आपका जब टैक्स बॉय, देखिए क्या होता है, सरकार चलते किससे, टैक्स से, करेक्ट है ना। बट टैक्स बॉयंसी एट 6.5 से एक्स, आपका 7.5 में आपको 20% एक्स्ट्रा टैक्स आएगा। 1% ज़्यादा होने से आपका टैक्स बहुत जोर से बढ़ेगा, और जैसे भी टैक्स बहुत जोर से बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चालू हो जाएंगे जोर से। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब अनपैरेलल बूम हो सकता है। सो पुशिंग दैट ग्रोथ लिटिल बिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई इस बार देखिए गवर्नर का स्टेटमेंट में क्या था, वी विल शूट फॉर एस्पिरेशनल ग्रोथ। तो दैट वर्ड इज परफेक्ट, एस्पिरेशनल ग्रोथ। अब वो एस्पिरेशनल ग्रोथ कोई उसको मेजर नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब है दे वांट हायर ग्रोथ देन 7%। दैट इज व्हाट आई हियर। एग्जैक्टली। पहले
कई बार पहले तो ऐसा होता था कि गवर्नर साहब को ग्रोथ बोलने में शर्म आती थी कि मेरा काम नहीं है, मुझे तो महंगाई कंट्रोल में लानी है। लेकिन ये गवर्नर है जो एस्पिरेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिहाज से जो भी करना है करें। अब आइए मार्केट के लिहाज से, सर कोई नेगेटिव बचा है मार्केट में कि सब इस वक्त सबको सब कुछ अच्छा दिख रहा है कि भाई, मतलब हमारे इंडिया की बात करें, बाहर की तो खैर समस्याएं जो है वो है, बट इंडिया में आपको दिखता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे डर लगना चाहिए? डर लगना चाहिए। हाँ। अभी देखिए बाजार और रिस्क मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यू शुड बी ऑलवेज अननोन तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अननोन की सी रिस्क किसको बोलते हैं? जो नहीं मालूम। भाई अर्निंग ज़्यादा है, वैल्यूएशन, अरे भाई तेरे मालूम है वैल्यूएशन ज़्यादा है, हाँ। तो जाके वहाँ खरीदेगा तो मरेगा ही ना। हाँ, सो ठीक बात है। तो क्या है वो, उसको मैं रिस्क नहीं बोलता। आप महंगा खरीदे, उसका भाव गिर गया तो उसको मैं रिस्क नहीं बोलता हूँ। रिस्क सी एक चीज़ क्या बोली जाती है, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री गिफ्ट इन द स्टॉक मार्केट। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, आप डूब ही नहीं सकते हो आप। करेक्ट। समझे ना, डाइवर्सिफिकेशन विल सेव यू। सो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में यदि आपका आपको 10-15%, 20% करेक्शन देखना पड़ता है कभी, वो भी राइज के बाद। करेक्शन जो है राइज के बाद क्या है, अभी करेक्टेड मार्केट फिर करेक्ट हुआ तो तब तकलीफ होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो अभी जो अर्निंग्स का जो माहौल है, जो इंटरेस्ट रेट का माहौल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आपको ये मार्केट में 12-13%, 14% कंपाउंडेड 5 साल के लिए कमाने का वो है। अच्छा, दूसरा क्या है, इस बीच में कोई टेलविंड आएगा, ये बता दो मैं। टेलविंड क्या है, कभी नोटिस देके नहीं आता है। जैसे मतलब ऑयल का दाम $15 गिर गया, तो सडनली कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन देखे हैं, मालूम पड़ा दोनों वार खत्म हो गए, तब मैंने विश्व शांति के रास्ते पे चले जाए। तो ऐसा कोई जीरो प्रॉबिलिटी तो नहीं है। ट्रम्प साहब ट्राई कर ही रहे हैं दोनों तरफ ये करने के लिए, रास्ता युद्ध बंद करने के लिए। सो वी हैव फॉरगॉटन, मतलब 2-2, 3-3 साल से लड़ाइयाँ चल रही है। हाँ, कब तक हम बोलते लड़ेंगे? हैं कि भाई मतलब कब तक लड़ेंगे, and पूरा ऐसा माहौल हो गया, बस डिफेंस प्रोडक्शन को सब लोग, नेटो भी बनाए, इंडिया भी बनाए, चाइना भी बनाए, अमेरिका, मतलब सब डिफेंस फैक्ट्री, मतलब फुल स्पीड चल रहा है। ये कैसा माहौल होगा एकदम से? हमसे सीखना चाहिए। 2-3 दिन में हमने लड़ाई खत्म भी कर डाली, काम भी निपटा दिया, सब निपटा दिया, और वो 2-3 साल से लगे और रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये माहौल मतलब अच्छा, दूसरा क्या है कि इंडिया हैज़ रिमेन अ वेरी आइलैंडेड काइंड ऑफ सेंटर ऑफ पीस टाइप। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ सही है। ये पाकिस्तान वाला बहुत ज़बरदस्ती हुआ फालतू में, बट अदरवाइज इनफैक्ट दैट हैपन टू शो दैट देयर इज टू मच ऑफ पीस इन इंडिया, लेट्स डिस्टर्ब इट लिटिल बिट, ऐसा टाइप का माहौल था। और दूसरा एक चीज़ इसमें ये भी है कि सर हुआ जो हुआ, चलो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन होने के बाद जो कुछ भारत ने दिखाया है, वो एक और ताकत स्टेब्लिश हो गई। They have converted the adversity into opportunity to prove what we are built up. This thing will not cross the LOC and yet will give job. Absolutely. So that is what is I'm saying ना कि the biggest thing is rise of India as a formidable power. एक मतलब reputation तो बनता है हर चीज़ का, ब्रांड इक्विटी बनती है ग्लोबल इकोनॉमी में। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी अपॉर्चुन टाइम टू कन्वर्ट, टू पुश द ग्रोथ विच वॉट RBI हैज़ ऑल्सो डन टू। अब वो 8% जाएगा, 8.5% जाएगा, और उसमें अर्निंग्स कितना आएगा ये बोलने, आप खरीद के बैठे रहो चुपचाप। तो आपकी थोड़ी सी जो चिंता है कि थोड़ा अगर कंजम्पशन बढ़ जाए, हाँ ठीक है, थोड़ी उससे ग्रोथ फिर से आ जाए, थोड़े टैक्स वैक्स कम हो जाए, राइट, यही आप चाहते हैं? अभी देखिए हमारी समझ लिमिटेड है। एक मतलब मैक्रो इकोनॉमी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सर हमारी तो है ही नहीं, हमारी आपकी लिमिटेड है, हमारी तो है ही नहीं, इसलिए हम आप लेकिन क्या है, जैसे हमने देखा टैक्स कलेक्शन जो बहुत अच्छा है, तो अब समय आ रहा है कि आप कंज्यूमर को, एक तो आप सस्ते में पैसे दोगे आप, तो पीपल कैन बारो लिटिल मोर देन व्हाट दे कुड बारो। सेकेंड, आप सामान भी सस्ती दे। सामान जो है जैसे 18% GST, मतलब लोग 30-35%। अब जो आई थिंक जो पर्सनल टैक्सेशन है सैलरीड का, पर्टिकुलरली जो मतलब सैलरीड लोग, जैसे मतलब 1-2 करोड़ जिनको तनख्वाह मिलती है, जो मतलब 50 लाख का, उनका जो मार्जिनल रेट है बहुत ज़्यादा है। तो उधर सो उसके बाद फिर आप कंज्यूम करने आते हो तो 18-20-30% GST लगता है। तो एक्चुअल कंजम्पशन के लिए परचेजिंग पावर ही बहुत कम रह जाता है। तो 40% आप टैक्स भरो, फिर 18% GST भरो, तो फिर तो एक्चुअली एज अ पुअर कंट्री इन जनरल मेरा टैक्सेस शुड बी लोअर एट अ कंजम्पशन लेवल, सो दैट आई कैन कंज्यूम मोर। करेक्ट है ना, इनकम टैक्स लेवल आप जो ले रहे हो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन टैक्स शुड बी लोअर, मुझे ऐसा लगता है। GST वगैरह थोड़े हाँ, कम तो उससे क्या बॉयंसी आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। आपका मतलब है ना,
अभी इस कंट्री में 8% जीडीपी बोलते हो आप, ना तो सोप बिकता है, ना बर्गर बिकता है, ना मोटरसाइकिल बिकता है, मतलब सब फ्लैट पड़े हुए हैं। ये तो बहुत अजीब सा माहौल है ना। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं तो समझना चाहिए कि पेन पॉइंट क्या है। मतलब कंपनी वाले मेरे से पूछते हैं कि सर बिक क्यों नहीं रहा है, बर्गर क्यों नहीं बिक रहा है, यू नो। ठीक बात। तो वो कंजम्पशन साइड में जो स्लो डाउन हो गया है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। आई वुड नॉट सी इट एज अ क्रिटिसिज्म और एनीथिंग, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक इट अप, बिकॉज पीपल आर देयर टू कंज्यूम, देयर इज समथिंग व्हिच इज होल्डिंग देम बैक, करेक्ट। इधर बेसिकली द परचेसिंग पावर। थोड़ा पैसा हाथ में होगा तो पैसा काम हाथ हो में जाएगा। होगा, हाँ, या तो सामान सस्ते कर दो आप। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, और मार्केट के लिहाज से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों का, कई लोगों को लगता है भाई कि अब हम वो 22,000 वाले लेवल पे नहीं रहे, 25,000 पे आ गए, हमारी तो बस थोड़ी मिस हो गई। और वो हमेशा रहता है, जब खराब होता है मार्केट तो उस समय लिया नहीं जाता। 3 साल 5 साल का व्यू है, तो क्या ये मार्केट अभी भी बहुत अच्छे हैं पैसा लगाने के लिए? जो शुरुआत है अनिल, सी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये देखो 22 का पी उसको 20 का समझ लो तो 10% का कोई आप एक्सेस बात कर रहे हो। 10% आप समझ लो कि 1 साल नहीं कमाऊंगा, उसके आगे तो फिर आपका जो जर्नी है 45 साल 40-50 साल से हम लोग देखे हैं, करेक्ट। वो जर्नी तो और एक्सलेरेट होगा। हम्म। यू विल बिकम, मतलब जो अपॉर्चुनिटी साइज जो है, आज देखो कोई कंपनी चालू करो, आप चालू करो नेपाल में, कोई कंपनी चालू करो समझ लो, जी। तो कब तो $100 मिलियन का कंपनी बनेगा, कब 1,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। यहाँ तो 1,000 करोड़ की कंपनी, अभी देखो ना, अभी सब जितने भी ऑनलाइन जो कंपनीज बना रहे, ब्रांड बना रहे हैं, मतलब 6-6, 8-8 महीने में, साल भर में 100-100 करोड़ के ब्रांड बन रहे हैं। करेक्ट। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमी में पावर है, 4 ट्रिलियन का है। $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो 6 महीने में 100 करोड़ के ब्रांड बनेंगे। तो ये जो पोटेंशियल है ऑफ ग्रोथ एंड बिल्डिंग एंटरप्राइजेस, वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से ऊपर आ रहा है। दूसरा ये है कि बिगेस्ट रिवोल्यूशन जो 11 साल में हुआ है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो डिफेंस का बोला मैं, जो बिगेस्ट बदलाव हुआ है और उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट, जो 2020 से चालू हुआ है। पहले से था लेकिन बहुत हल्का सा था। जो आपके 3 मिलियन कस्टमर जो हर महीना आने चालू हुए, जो 40 मिलियन डीमैट अकाउंट था, आज 200 मिलियन हो गए। लास्ट मंथ भी डिस्पाइट बैड मार्केट इट वाज 2 मिलियन एडिशनल अकाउंट्स। ये जो आपका जो इक्विटी में जो आया है, मतलब जो बहाव आया पूरा का पूरा, जो रिसिलेंट मार्केट हो गया, चाहे गोरे बेच के जाएं, खरीदें नहीं खरीदें, जिस प्रमोटर्स बेच रहे हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड येट मार्केट विल मूव फॉरवर्ड। तो एक और पर्सनल सवाल आ गया सर आपसे पूछना, क्या एज ए फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें रामदेव सर का एज ए प्रमोटर ज़्यादा पैसा बनेगा या एज एन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसा बनेगा अगले 3-5 साल में? नहीं, इन्वेस्टर का पैसा बनेगा तो ही मोतीलाल ओसवाल में पैसा बनेगा, बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ सर्विंग टू द कस्टमर्स, जी, है ना। यदि आप लोग पैसे नहीं बनाओगे, इन्वेस्टर्स लोग पैसे नहीं बनाएंगे, तो मैं कहाँ पैसे बनाऊंगा? क्योंकि घाटा कर करके तो मतलब कब तक मेरे को खटाओगे आप, करेक्ट। है ना। कहीं कहीं थक जाएंगे। आज आपने 100 करोड़ लेके आया, उसको 200 करोड़ होगा, तो मेरा क्लाइंट का साइज 200 करोड़ हो जाता है, तो मेरा पूरा हर चीज़ उसका रेवेन्यू डबल हो जाता है। सो नहीं, मार्केट के ग्रोथ से ही हमारा ग्रोथ है। ठीक बात है। मार्केट ग्रोथ हो रहा है 18% से, एक ख्याल रखिए आप। इंडेक्स बढ़ रहा है 13-14 से, करेक्ट। 3 से 4% न्यू इशुएंस, स्मॉल कैप, मिड कैप करके करीब 17 से 18% से हो रहा है। मतलब 4 साल में डबल हो जाएगा मार्केट। आपका 450 लाख करोड़ का मार्केट है अभी। कितना? 450 लाख करोड़, 450 लाख करोड़। हाँ। ये हो जाएगा 900 लाख करोड़ 4 साल में। इतनी और एक्स्ट्रा वेल्थ बननी है। इतना एक्स्ट्रा वेल्थ इज देयर, मतलब मार्केट कैप इतना बनना है। मार्केट बढ़ेगा तो सबको बनेगा पैसा बनेगा उसमें। अब उसमें प्रमोटर्स आधा ले जाएंगे, बचे आधा हम लोग के लिए, सबके लिए, चिल्लर लोग के लिए। ठीक बात है ना। लेकिन बनेगा सब। मतलब बहुत पैसे बनेंगे। मतलब पहले ऐसा था कि बेस छोटा था तो वेल्थ की साइज नहीं लगता है डबल होगी, लेकिन साइज छोटी थी। अब साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। अरे अमेरिका में संभल नहीं रहा, पैसा इतना बना है। 30 ट्रिलियन का 60 ट्रिलियन। अरे ट्रिलियन किसको बोलते हैं यार, हमारा टोटली 5 ट्रिलियन है, उनके पास 60 ट्रिलियन है और 1/5 पॉपुलेशन है। तो देखो ना, ये मार्केट फिर वापस ऑल टाइम हाई। इतना इश्यूज होने के बाद भी यूएस इज ऑलमोस्ट एट द ऑल टाइम हाई। तो सर कहाँ बनेगा पैसा अगले 5-10 साल में? मतलब कहाँ, मतलब किस जगह ऐसा? आप तो आपकी माहिर, आप सबका दिमाग टटोलते रहते हो आप। इसीलिए तो आपसे टटोल के कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आपको मजबूत दिख रही, तो कहाँ आपको क्या, कहाँ लगता है कि अच्छे मौके हैं? सी देखिए, जो ट्रेडिशनल है, जैसे फाइनेंशियल्स हैं, जैसे बैंक की अपने बात करते थे, नाउ बैंक हैज़ मूव्ड, लेकिन और भी चलेगा अभी बैंक, अभी तो क्रेडिट फ्लो अब चालू होगा, शुरू होगा। गवर्नर साहब ने अभी रास्ता छोड़ा है, तो अभी सब मेरे ख्याल से अभी शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा, बट 6 महीने बाद
क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, सो बैंक्स विल डू वेल, फिनेंशियल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कैपिटल मार्केट का जो है दैट बूम विल कंटिन्यू, तो वहाँ पर अच्छे पैसे बनेंगे और उसमें सब इंटरमीडिएट्स जितने भी मार्केट इंटरमीडिएट्स सबको पैसे आएंगे, ब्रोकर से लेके म्यूचुअल फंड से लेके एक्सचेंजेस सब से जो लेके डिपॉजिटरी, जहाँ से घुसो मतलब वो कहीं न कहीं मतलब हाँ उसमें आपको जो पसंद आए देखो बस। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, आपका डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, सब थैंक्स टू हाँ सब वो जो है सबका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सबका 18% बढ़ रहा है वॉल्यूम। सो अभी देखिए साइज ऑफ द मार्केट क्या हो गया है, आपका 450 लाख करोड़, मेरे हिसाब से करीब 1/4% ऑफ द मार्केट कैप इज द साइज ऑफ द कैपिटल मार्केट सर्विसेज। तो मेरे लगता है कि 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग एट 18%। ऐसा बहुत कम इंडस्ट्री जैसा 18% का ग्रोथ हो। करेक्ट। ओके तो मेरे को लगता है अगले 4 से 5 साल में ये बन जाएगा 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू, इफ नॉट 3 लाख करोड़, 2.5 से 3 लाख करोड़। 2.5 से 3 लाख। तो उसमें आप देखिए बड़े बड़े कंपनीज का ये होगा, क्या नाम है, फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देखिए जीरोदा बना, फ्रॉम नोवेयर जीरोदा इज लाइक 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी। सो इस ऐसे जो है ना बड़े बड़े आउटफिट्स बनेंगे। और हो सकता है कि भाई 10-12 साल का देखें तो एक गोल्डमैन सैक्स, एक मॉर्गन स्टैनली, एक मैरिल लिंच, इस टाइप का साइज जो है बनना चालू होगा। बिकॉज देखिए एएमसी के सब साइजेस बन रहे हैं 15, 20, 25, 30 बिलियन डॉलर के। मतलब जैसे मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी करीब 17-18 बिलियन का हो गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ AUM, एंड वी आर 14-15। तो आप सोचिए जो शुरू में जो उनका क्या टॉप 5 के कितने बड़े हैं, 10-10 लाख करोड़ से बड़े हो गए। वही तो उसी कारण से क्या है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट $100 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो भाई अब अच्छा लगता है, हाँ जब जाओ तो मिलने के लिए मजा आता है, तुम 100 बिलियन मैनेज कर रहे हो। सही बात, तो ये जो है ना वही वो ट्रिलियन हो जाएगा 10 साल में, वो ट्रिलियन हो जाएगा। ट्रिलियन हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसा भगवान की तरह दिखेंगे हम लोग। नहीं वो होता ही है। पहले अभी वैसे ही लगता है ना कि FIs आए तो ऐसा मतलब अरे हमको मालूम है ना, हम तो जा रहे हैं 98 से मैं हांगकांग सिंगापुर जा रहा हूँ, मतलब कोई बोल दिया 1 बिलियन मैनेज करे तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा हाँ अब जो है मतलब थोड़ा इससे क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे जैसे एसेट मैनेजमेंट का साइज बढ़ेगा, ऑल द ग्लोबल सर्विस सप्लायर्स दे विल ऑल कम हियर, दे विल बाय आउट, दे विल स्टार्ट, दे विल, जैसे आप हांगकांग सिंगापुर गए लोग, करेक्ट, लंदन गए, टोक्यो गए, ऐसे सब के सब यहाँ आएंगे। अब हमको होपफुली हमको सिंगापुर हांगकांग ना जाना पड़े। न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनी पर आप बुलिश हैं? हाँ वो तो सी एनीथिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट, वो तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ना। अब देखिए यूएस में क्या हो रहा है, ऑल दिस 8-10 कंपनी देर ऑल इंटरनेट बेस्ड। सो जो इंटरनेट क्या है ना, आपको इंटरनेट गिव्स यू कम्प्लीटली न्यू लैंड ग्रैब टाइप का, मतलब पूरा का पूरा आपको देर इज़ नो सॉवरेंटी। एक्चुअली आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस ला सकते हो जो कि वर्ल्ड वाइड पीपल कैन बाय। यदि आप योगा सर्विस है ऑन नेट, एनीबडी कैन बाय, करेक्ट, यू नो। सो फर्स्ट टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि आप बिजनेस चालू कर सकते हो बहुत छोटे से, और सडनली द होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू। और रीजनल ओपन है, जैसे आपको ब्रांड बना रहे हो, आप ब्रांड बनाओ, मतलब आप कोई बहुत अच्छा कुकीज़ बना सकते हो, सडनली यू कैन बी पैन इंडिया। हम तो कई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट पहले क्या होता था कि आप बेंगलोर से चालू किए, मुंबई से चालू किए, तो आप 10-20-25 करोड़ का कर रहे हो। सडनली दिस कंपनीज आप उनको 200-400 करोड़ दो, वो पूरे पैन इंडिया विद क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स से पहुंच जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वो आपका जो पूरा ग्रोथ पैटर्न है वो बदल देगा उठा के, करेक्ट, यू नो। सो हर प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस है तो आपका वो तो चली जाएगा। वो तो ऐसे भी जरूरी है ना, चाहे आप 20 साल लो चाहे 2 साल लो। बिल्कुल ठीक बात। प्रोडक्ट का जो एक जो इंटेंस कंज्यूमर एक्सपीरियंस है कि भाई ये बहुत बढ़िया है कंज्यूमर के लिए। मैं ये क्विक कॉमर्स क्यों बोलता हूँ, बिकॉज कंज्यूमर इज लाइकिंग इट, नॉट दैट दे आर डूइंग इट या प्राइवेट इक्विटी को पैसे खो रहे हैं। कंज्यूमर वांट्स इट, ट्रू, तब जाके बनेगा ना, देन दे विल पे फॉर इट। एब्सोल्युटली। आज ठीक है, आपको आदत खराब करने के लिए आपको थोड़ा सस्ते में दे रहे हैं वो, आगे पीछे तो आपको ठीक बात है। पहले आपको FT मिलता था, वॉल स्ट्रीट जर्नल मिलता था, अभी कितने महंगे हो गए। आप जाइए ऑनलाइन खरीदने के लिए। सो आई थिंक सेम थिंग विल हैपन हियर। एंड ये सब बहुत फास्ट, देखिए एक मैं पेपर पढ़ा था, ग्रो फास्ट और डाई स्लो। ग्रो फास्ट, डाई स्लो। डाई स्लो, ओके। तो इंडिया का माहौल वैसे ही है, आपको यू हैव टू फोकस ऑन ग्रोथ, एंड देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु आर एबल टू सक्सेसफुली ग्रो। सो दो है ग्रोथ में, होता क्या है, एक एक्सटर्नल टेलमेंट होता है, एक इंटरनल टेलमेंट होता है। इंटरनल आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग। इंटरनल आपको एकदम खड़े रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल जैसे आया बस चढ़ जाओ, लूट लो।
बिल्कुल सर, आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस सुन के एकदम जोश भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है। यानी कि हिंदुस्तान के लिए लंबी तेजी का समय है और ऐसे में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे तो पैसा बनेगा ढेर सारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच रामदेव सर, आप स्टूडियो में आए और इस खास मौके पर आपने पूरा डायरेक्शन हमारे दर्शकों को दिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।